वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से प्रोनाउन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल प्रोनाउन का पहला लेक्चर आया था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन का पहला काइंड जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन कैसे केस वाइज बदलते हैं वो भी देखा। ठीक है ना। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन तो कंप्लीट हो चुका। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद पार्ट टू में, प्रोनाउन के पार्ट 2 में आज जो प्रोनाउन का सेकंड काइंड है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या नाम है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को देखने जा रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिएगा ध्यान से, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हमको ये बताता है, किसी का पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। मेरा, तुम्हारा, किसी और का, किसी भी चीज़ पे जो अधिकार होता है उसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का। किसको? पॉजेसिव प्रोनाउन को, राइट। देखिएगा ध्यानपूर्वक, आराम से देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वापस से मैंने क्या किया, इस पूरे ग्रामर का जो पूरा पीडीएफ होता है, जो हम हैंड रिटन लिखे हैं, उस पीडीएफ का लिंक वापस से मैंने कल डाल दिया था, राइट। ऐसा 3-4 दिन 5 दिन हम करके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालते रहेंगे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में निकाल लीजिए और उसको लिखिए। ओके, पढ़िए, लिखिए, जो करना है कीजिए। ओके, चल ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे, ठीक ना। अधिकारवाचक सर्वनाम है। अधिकारवाचक का मतलब होता है, पॉजेसिव जो है, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है भाई किसी चीज़ पे हमारा हक होना चाहिए या हक होता है। इस प्रोनाउन का यूज अधिकार बताने के लिए ही किया जाता है। इस प्रोनाउन का यूज अधिकार बताने के लिए ही किया जाता है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, मैंने कहा दिस प्रोनाउन, आप लोग रिपीट मत कीजिए। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन। इस प्रोनाउन का यूज हम लोग पोजीशन बताने के लिए करते। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। भाई ऐसा कौन कौन सा शब्द है जो मतलब पोजीशन बताता है। जैसे मैंने कहा माइन। क्या कहा? माइन। याद है कल हम लोग ने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा कंप्लीट क्या किया था, केस वाइज स्टडी किया था। उस केस वाइज में फर्स्ट केस जो होता है नॉमिनेटिव केस या उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा जो पार्ट था उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते। वो चीज़ तभी आएगा जब उसके आगे नाउन होगा। और तीसरा जो पार्ट था वही था पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन का कौन कौन सा शब्द था? माइन था, आवर था, क्या था? आवर्स। क्या था? आवर्स। योर्स। क्या? योर्स था। उसके बाद हर्ष था। क्या था? हर्ष। इट का तो होता ही नहीं है, इट का तो होता ही हिज था। क्या था? हिज। और देयर्स था। क्या था? देयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन जो था ये ही था तीसरा पार्ट में। क्या था? तीसरा पार्ट में। और ये अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। यही चीज़ पॉजेसिव प्रोनाउन होता। अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये पक्का है कि नाउन के बदले आएगा, है ना। जहाँ नाउन नहीं होगा वहाँ ये सब सारे शब्द होंगे। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक इज़ माइन। ठीक है ना, यह किताब मेरा है, राइट। अच्छा, आप देख रहे हैं कि नाउन जो है इस माइन के पहले आ गया है, राइट। और ये जो शब्द है, ये शब्द के आगे कोई नाउन नहीं है, तो पक्का ये प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। भाई प्रोनाउन कौन सा? माइन मतलब होता है मेरा, जो अधिकार बताता है। और अगर अधिकार बता रहा है, तो यही पक्का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक ना, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? चलिए और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस और लिखा, दैट बुक इज हर्स।
यह किताब उसकी है, राइट। तो वापस से देखिए हर्ष, यहाँ पर शब्द दिख रहा है हर्ष जो है, यही पक्का क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? शॉर्ट फॉर्म में हम पीपी लिख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, मैंने वापस से लिखा दिस साड़ी इज़ हिज, यह साड़ी उसका, राइट। उसका है मतलब उसका है मतलब किसी और आदमी का है, क्या पता, ठीक है ना। हिज जो है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, और देख रहे हैं आप पॉजेसिव प्रोनाउन दिखाने का काम करता है, उसका है, उसकी है, राइट। ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, कोई दिक्कत? चलिए मैंने और सेंटेंस लिखा दोज चेयर्स आर देयर्स, दोज चेयर्स आर देयर्स, ये कुर्सियाँ उनके, ये भी हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत? सही है, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, हमने कल देखा था दो शब्द, एक देखा था पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक देखा था पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। पॉजेसिव प्रोनाउन, उसका एक शब्द होता है हिज, क्या होता है? हिज। ये हिज जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी होता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट आगे नाउन दिख जाएगा, राइट। और अगर इसके आगे नाउन ना दिखे तो ये पक्का पॉजेसिव प्रोनाउन ही होगा, कोई दिक्कत? तो हिज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, दोनों होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा दिस इज, आप लोग रिपीट मत कीजिए, दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार। तो जिसकी कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है। और ये बोल सकते हैं आप लोग, कार क्या है, नाउन, और नाउन से पहले अधिकार बताने के लिए दिस इज हिज कार, ये कार उसकी है। तो नाउन है, नाउन से पहले हिज आ रहा है, तो पक्का नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव ही होता, और अधिकार बता रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दिस कार इज हिज, ठीक है। इसमें देखिए कार पहले आ गया, और तो ये भी सब दिख रहा है अधिकार बताने वाला, लेकिन इसके जस्ट आगे कोई नाउन नहीं है, तो पक्का यही पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो इस तरह से हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, और इट का तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चल समझ में आ गया? चलिए मिटा दें इसको। तो ये दूसरा जो था इसका काइंड था पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का दूसरा काइंड हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हम लोग तीसरा काइंड पे चलते हैं, और तीसरा काइंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जितना भी चीज़ आपका डेफिनेशन वगैरह जितना है सब कुछ जो है आपके नोट्स में लिखा गया है। आप नोट्स PDF डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कराइए, उसको एक एक लाइन बाय लाइन हम इलेबरेट कर रहे हैं। सारा नोट्स को आप भी लाइन बाय लाइन इलेबरेट कीजिए, 2 बार 4 बार लिखिए, पढ़िए। पूरा ग्रामर आसान है, पूरा भारत का लोग, हर एक बच्चा ग्रामर आसानी से सीख सकता है। ओके, पूरे अच्छे से चैनल पर रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा ध्यान से। अब तीसरा जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ध्यान से, पहले रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखो दुनिया का कोई भी इंसान कोई चीज़ तभी देख पाता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास मिरर है, आईना है। क्या है? आईना है। तो यहाँ से अगर सूरज की रोशनी है और सूरज की रोशनी निकल रही है और इस आईना से टकरा कर हमारे आइज़ तक आ रही है, कहाँ तक? आँख तक आ रही है, तभी उस चीज़ को देखते। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हम तभी देख सकते हैं जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ इसी तरह का काम करता है। देखिए कैसा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ टकरा कर वापस लौटना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, अगर ये सब शब्द दिख जाए और इसके यूज से, अगर ये सब शब्द दिखे और इसका यूज करके सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ काम हो जाता है, जैसे करेगा सब्जेक्ट, उसी के ऊपर एक्शन हो जाएगा, मतलब एक्शन करेगा सब्जेक्ट और उसका एक्शन का रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर हो जाएगा, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए लिखा भी है, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स,
himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject, जब एक्शन सब्जेक्ट करता है ना, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, तो वो एक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही हो जाता, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देखिए लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। डिट्टो देखिए दे रहे, मैंने एग्जाम्पल लिखा, लेकिन आप देखिए कौन कौन सा शब्द दिखिएगा तो हम समझेंगे कि भाई वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ भी होता है क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, आवर सेल्फ्स, उसके बाद योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब सारा शब्द अगर दिख जाए, ये सब सारा शब्द अगर दिख जाए तो आप इस सारे शब्द को कहिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। यानी सेंटेंस में क्या दिखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब शब्द दिख जाए तो आप समझिएगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा। लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो एक्शन का उल्टा उसी पर हो रहा है कि नहीं, राइट। अगर उल्टा उसी पर हो जाए तब हो गया। एग्जाम्पल, मैंने कहा आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाया, लेकिन मैंने कहा मैंने चोट पहुंचाया माई सेल्फ। चोट तो पहुंचाया लेकिन चोट किसको पहुंचा लिया, खुद को ही चोट पहुंचा लिया। यानी जो एक्शन किया इस एक्शन का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही हो, तो ये पक्का शब्द जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और इसके बाद नाउन दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। हम लोग मदद कर सकते हैं, मदद तो कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं, राइट। तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या। शी रूइंड हरसेल्फ, वो बर्बाद कर ली लेकिन किसको, खुद को। तो बर्बाद तो की लेकिन कैसे, खुद को कर ली बर्बाद, राइट। तो ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। ये सब शब्द दिखे तो आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते, कोई दिक्कत। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं होता, कोई दिक्कत, प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं होता। चलिए, तो इसका तीसरा पार्ट जो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग का ख़त्म हो गया। आगे चौथा पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है, अगला पार्ट है, यानी पहला पार्ट हम लोगों ने देखा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा देखा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा देखने जा रहे हैं इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, राइट। देखिएगा ध्यान से, इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का क्या काम है। जनरली अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या देखा, माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और ये क्या होता है, ये सेंटेंस में रहता है और जब ये रहेगा तो जो एक्शन सब्जेक्ट करेगा उसी के ऊपर हो जाएगा। तो ये सब सारे शब्द क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वापस से ये शब्द फिर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये शब्द फिर आ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, फिर उसके बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, है ना। तो ये सब शब्द दिखे, वापस से ये शब्द आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या खास बात है, जनरली इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, क्या होता है, जोरदार, फोर्स करने की बात को इम्फेटिक कहते हैं।
और एम्फेसाइजिंग भी सेम शब्द होता है, यानी जोड़ देने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है उसको एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। जोड़ देने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, ये सारा शब्द जो रिफ्लेक्सिव का था वापस से एम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा, लेकिन इसका एक काम क्या हो जाएगा कि ये अब जो है एक्शन के ऊपर ना होके ये सेंटेंस में जब भी आएंगे ये शब्द तो जोड़ देने का काम करेंगे, ठीक ना, कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, तो इसको एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक शब्द लिखा, देखिए लिखा भी है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, देम सेल्व्स आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जब इनका इस्तेमाल हम लोग जोड़ देने के लिए करते हैं सेंटेंस में, तब इन सारे शब्दों को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूँ आई किल्ड द टाइगर और माई सेल्फ को ढक दूँ तो मैंने लिखा आई किल्ड द टाइगर, मैंने बाघ को मारा था, ठीक ना। अगर मैं ये सेंटेंस लिख दूँ, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने देखो अब सेंटेंस को आई किल्ड द टाइगर, मैंने बाघ को मारा था, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल मारे थे, लेकिन अब देखो हम फोर्स कर रहे हैं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मारा तो था लेकिन मैंने ही मारा था। अगर कोई पूछेगा तुम मारे थे तो हाँ भाई हम ही मारे थे, इसका मतलब सेंटेंस में क्या हुआ, माई सेल्फ आके फोर्स कर दिया सब्जेक्ट को कि हाँ भैया मैं ही मारा था, तो फोर्स हो गया, तो माई सेल्फ क्या होगा, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कोई दिक्कत, कोई समस्या। वहाँ पर क्या था, देखो मैंने कहा था आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या था, आई हर्ट माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट, ये जो काम सब्जेक्ट किया, लेकिन इस काम का एक्शन वापस से सब्जेक्ट के ऊपर हो गया था, राइट। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद ये आया और जोर दे दिया सेंटेंस पे, तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सेंटेंस में दिखाता हूँ, वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्व्स, हम लोगों ने टाइगर को मारा और खुद से मारा, हम लोगों ने टाइगर को मारा और खुद से मारा, राइट। तो खुद से मारा, इसका मतलब क्या है कि आवर सेल्फ जो होगा वो क्या होगा, आवर से एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। मैंने वापस से ढक दिया, वी किल्ड द टाइगर, हमने टाइगर बाघ को मारा था, लेकिन आवर सेल्फ अब फोर्स कर दिया, तो यही एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग और एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भी हो रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, तुम देख सकते हो कॉन्सेप्ट में क्या छुपा है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है और तुम भी देख भी रहे हो, एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर सेल्फ लगा है और यहाँ सेल्फ्स भी लगा है, यहाँ सेल्फ्स लगा है, यहाँ सेल्फ लगा है, राइट, यहाँ भी सेल्फ लगा है, यहाँ भी सेल्फ लगा है और यहाँ सेल्फ लगा है, राइट। ये क्या कॉन्सेप्ट भैया, जहाँ मैं वहाँ थोड़ी लगा देंगे सेल्फ, क्या कॉन्सेप्ट है बताइए, देखिएगा ध्यान से। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ्स। कहाँ सेल्फ लगाएंगे और कहाँ सेल्फ्स लगाएंगे, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा ध्यान से, पहला कंसेप्ट है कि जब कोई चीज़ सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब होता है एक हो, क्या हो, एक हो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन हो, क्या हो, एक वचन, तो एक वचन के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल्फ लगता है। एक वचन मतलब कोई ऐसा चीज़ जिससे एक ही आदमी के बारे में पता चलता हो। एग्जाम्पल, माई का मतलब तो जानते हो एक ही होता है, तो माई के साथ सेल्फ लग जाएगा, कोई दिक्कत। तुम जानते हो कि हिम का मतलब होता है एक, तो हिम के साथ भी सेल्फ लग जाता, ये सब सिंगुलर है, माई हिम। हर में मतलब भी एक लड़की होता है तो इसके साथ भी सेल्फ लग जाए, ठीक है। इट का मतलब भी एक होता है तो इट के साथ भी सेल्फ लग जाए, तो क्या बन जाएगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। कोई दिक्कत, सिंगुलर था। अच्छा बताओ, अगर सिंगुलर है और इसके साथ हिम सेल्फ्स लिख दें, SELVES, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये सेल्फ्स प्लूरल के लिए लगता है, तो ये संभव नहीं है। कोई दिक्कत, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सेल्फ, क्या लगता है, सेल्फ। कोई दिक्कत,
देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई माई सेल्फ कट दिस, आई माई सेल्फ कट दिस। इसका मतलब क्या हुआ, आई देखो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए माई सेल्फ लगा, क्यों? क्योंकि एक चीज़ के लिए सेल्फ लगता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए दूसरा कंसेप्ट देखिए, अगर प्लूरल होगा क्या होगा? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा, ठीक ना। तो प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ्स लगता है, SELVES, सेल्फ्स लगता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आवर मतलब होता है हमारा, हमारा एक से ज़्यादा होता है जिसके साथ हमेशा सेल्फ्स लगे, ठीक ना। अब देखिएगा देम जो होता है वो एक से ज़्यादा के लिए लगता है, तो देम के साथ भी क्या लग जाएगा? सेल्फ्स लग जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स। इसका क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। सही है? चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए इसका मतलब है कि भैया आप जो बना रहे हैं इसमें क्या बना रहे हैं? सेल्फ्स लगा रहे हैं, प्लूरल के साथ क्या बना रहे हैं? सेल्फ्स लगा के बना रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ्स लगता है। अच्छा कहीं पे मान लो कि अगर देखो आवर है, क्या है? तो आवर के साथ सेल्फ लग सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आवर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए, और ये आता है सिंगुलर के लिए, दोनों का कम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक ना। एक सेंटेंस में देखता हूँ, दे इट themselves, है ना। तो दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए themselves लग गया, राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, तीसरा थ्योरी क्या है इसका, ध्यान से देखिएगा। इसका तीसरा थ्योरी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कोई दिक्कत? चलिए क्या है तीसरा थ्योरी? यू का मतलब होता है तुम, क्या होता है? तुम होता है, ठीक है। और यू का मतलब एक और चीज होता है, आप भी होता है। सही है? चलिए योर का मतलब होता है तुम्हारा, क्या होता है? ठीक है ना, या आपका भी होता है। और योर का मतलब एक और होता है, क्या होता है भैया? तुम लोगों का, तुम लोगों का भी होता है और आप लोगों का भी होता है। सही है? ठीक ना। तुम लोग या आप लोग भी होते हैं, तुम लोग आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए ध्यान से, तो यू का सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, ठीक ना। तो यू एकमात्र ऐसा चीज़ है, तो योर जो होता है योर, तो योर के साथ सेल्फ भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है जब सिंगुलर की बात हो तो, और योर के साथ सेल्फ्स भी लग जाता है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो हिम है, क्या है? हर है, इट है और माई है, तो ये सब सिंगुलर है। क्या सिंगुलर के साथ सेल्फ्स लग सकता है? ये गलत हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास आवर है ना, और ये देम है, क्या है? देम है, तो आवर और देम प्लूरल होता है, क्या इसके साथ सेल्फ लग सकता है? नो, ये सिंगुलर है और ये देखो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और ये क्या होता है? प्लूरल। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। पॉज कीजिए थोड़ा सा, वापस से आगे बढ़ते हैं, वापस से देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। कौन सा पार्ट है ये? 5वां है ना। पहला हम लोग देखें पर्सनल, दूसरा देखें रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग, और 5वां देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? चलिए, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बताना और दिखाना। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन। कभी कभी देखते हो ना, कहते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ चीज़ दिखाने बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। पर ये कहता है इस प्रोनाउन का यूज वस्तुओं यानी चीज़ या व्यक्तियों यानी इंसान को इंगित यानी डायरेक्शन से दिखाने के लिए किया जाता है। वो देखिए फलाना चीज़ है, वो देखिए वो चिल्लाना चीज़ है, राइट। तो इसका इंगित करने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। किसका यूज? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दिखाने या बताने के लिए यूज होता
कोई दिक्कत? आराम से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कहता है द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट, एक ऐसा प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करने के लिए, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट आउट व्हिच थिंग्स? पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स और पर्सन्स। ओके, ऑब्जेक्ट, थिंग्स और पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं कि ये देखो भोला है, वो देखो लकी है, राइट, ये देखो सलोनी है, ये आर्यन है, ये श्रेया है, ये हर्षित है, ये चांदनी है, ये अमन बादशाह है। समझ रहे हो ना? तो ये दिखाने के लिए, इंगित करने के लिए, डायरेक्शन से इंगित करने के लिए, इंगित मतलब होता है दिखाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते। कोई दिक्कत? चलिए भाई, कौन कौन सा ऐसा शब्द दिखेगा सर तो हम उसको कहेंगे कि तुम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो? दिस, दैट, दीज और दोज, राइट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 शब्द अगर आपको दिख जाए, है ना, तो आप समझिएगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पहचान है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसको देखने से आप समझ जाइए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये भी फिक्स है कि ये अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद आगे नाउन नहीं आएगा, राइट, कोई दिक्कत? ये याद रखना है, प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं आता है, और नाउन अगर आ गया तो उससे पहले जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज अ गर्ल, क्या लिखा? तो दिस जो है वो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा दीज आर बॉयज, इसमें भी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। और देखो कहा दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, यह एक लड़की है। दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, राइट। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल के लिए, राइट, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए लिखा है नोट करके कि जब यही दिस, दैट, दीज, दोज का यूज इसके जस्ट आगे नाउन दिख जाए तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, ठीक है। देखिए बुक जो है वो नाउन है और नाउन से पहले दिखाने के लिए है कौन? दिस बुक, यह किताब, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि इसके आगे नाउन आ गया। और अगर नाउन नहीं है तो पक्का वो प्रोनाउन है। देखिए प्रोनाउन है ना, क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। मैंने लिखा दैट बुक्स इज योर, दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है, राइट, योर्स, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देख रहे हो ये पक्का क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा? पोजीशन बताने वाला, पॉजिटिव प्रोनाउन। और ये बुक क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले क्या आया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये माइन है, मेरा है, ये भी हो गया क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन। आप पूरे सेंटेंस को ऑपरेशन कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते, कोई दिक्कत? ध्यान से देखते जाइएगा, समझ में आ गया? चल, एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं, देखिएगा, सीख लीजिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए ये जो दिस होता है, दिस, ये सिंगुलर के लिए लगता है, किसके लिए? और इसका हिंदी होता है यह, और इसी का दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, ये प्लूरल के लिए लगता है। और दीज का मतलब होता है ये, ठीक है। दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है? वह, ये भी सिंगुलर के लिए होता है। और दी, दोज का मतलब होता है वे, क्या होता है? वे, और ये होता है प्लूरल के लिए, राइट। और याद देखिए नज़दीक में अगर एक चीज़ है तो दिस, और नज़दीक में एक से ज़्यादा है तो दीज होता, और दूर में एक चीज़ है तो दैट, और दूर में एक से ज़्यादा है तो दोज। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डिफिनिट ना हो, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो फिक्स्ड ना हो। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो फिक्स्ड ना हो। जो फिक्स्ड ना हो कहने का मतलब जिसके बारे में हम कन्फर्मली नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है या क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित यानी फिक्स व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखिए नोट्स में आपके क्या लिखा है? एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, जनरल तरीका से बताएगा,
लेकिन कंफर्म तरीका से नहीं। एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, और किसी भी पर्सन या थिंग्स को पर्टिकुलरली रेफर नहीं करेगा, पार्टिकुलरली बताएगा नहीं। कौन कौन सा ऐसा शब्द है जिसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए लिखा है somebody, somebody, anybody, all, some, none, many, one, nothing, any। ये सब शब्द अगर दिख जाए आपको तो आप समझिएगा कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्योंकि देखो somebody कौन पता ही नहीं, anybody कोई भी कौन पता नहीं, all सब, अब सब में कौन पूरा दुनिया पता नहीं, क्या है वो सब पता नहीं, some मतलब कुछ, कितना कुछ, none मतलब कोई नहीं, कौन कोई नहीं, many मतलब बहुत ज़्यादा, कितना कौन ज़्यादा कितना ज़्यादा, one मतलब एक, कौन एक, नथिंग मतलब कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, एनी मतलब कोई, क्या कोई, हमको कंफर्म पता ही नहीं। ये सब शब्द जब भी दिखे आपको सेंटेंस में समझ जाइए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके आगे नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, somebody has stolen my टी-शर्ट। किसी ने मेरा टी शर्ट चुरा लिया, किसी ने मेरा टी शर्ट चुरा लिया। ये वर्ब है, यानी इसको मेन वर्ब कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका somebody है। इसके आगे कोई नाउन नहीं दिख रहा है तो पक्का ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और कौन चुराया ये बात तो पता ही नहीं है तो इंडेफिनिट है, डिफिनिट है ही नहीं कौन चुराया। कोई दिक्कत? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई विल नॉट मीट यू देयर वन डे। एक दिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूँगा, है ना। तो भाई वो एक दिन कौन सा दिन है पता ही नहीं है, लेकिन ये डे है। क्या है? डे है ना। तो डे नाउन है, तो सिर्फ देख के ये वन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि एक बार बोल देंगे हम लोग क्या ये प्रोनाउन है। नाउन से पहले आने वाला शब्द पक्का इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? अगर मान लो कि अगर डे नहीं होता तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता। तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे, नाउन होता है दिन, ठीक ना। तो ये सब देख के ध्यान पूर्वक अच्छे से करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है। चल आगे बढ़ें। तो ये हम लोग का क्या था? इंडेफिनिट प्रोनाउन था, इंडेफिनिट प्रोनाउन था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है। कौन सा है? 7th पार्ट है ना ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है कुछ शब्द है ईच, आइदर और नीदर। ईच, ईदर, नीदर, ये सब शब्द जब भी दिख जाए तो इनको हम लोग, इसका जब यूज प्रोनाउन के रूप में होता है, यानी इसके बाद अगर नाउन नहीं आए, कौन कौन शब्द? ईच, ईदर, नीदर, इसके बाद अगर नाउन नहीं आए ये पक्का प्रोनाउन होगा। अगर ये प्रोनाउन होगा ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बांटने का काम करता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लिखा है देखिए, व्हेन ईच, आइदर, नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन, जब इनका इस्तेमाल हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखो, ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक। क्या होता है? ईच का मतलब प्रत्येक होता है। प्रत्येक मतलब एक एक करके सब, है ना। इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक अगर हो, दो आदमी है उसमें या दो चीज़ें हैं उसमें सिलेक्शन करना है, दोनों में से कोई एक, है ना, तो इसका मतलब इधर होता है। और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई, दोनों में से कोई नहीं, राइट, दोनों में से कोई नहीं। समझ रहे ना। आप लोग प्रयास कीजिए आगे आगे नहीं बोलें, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, इसका काम बांटने का होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम बांटने का होता। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से।
आ गया ये। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा ईच ऑफ यू इज गिल्टी। क्या इसके आगे नाउन दिख रहा है? तो और देखो ईच ऑफ यू इज गिल्टी, देखो 2-3 लड़का लड़की होगा गलती किया होगा, टीचर बोलते हैं कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब तुम सब में सब जो है दोषी हो, एक एक करके सब दोषी हो। तो बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? अब अगला सेंटेंस मैंने लिखा नीदर ऑफ द 2 boys was absent। दोनों में से कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं था, राइट। तो नीदर के बाद क्या नाउन दिख रहा है? नहीं, ये पक्का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मान लीजिए कि ईच, ईदर और नीदर के जस्ट आगे नाउन दिखे तो यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। इसका मतलब है बॉय नाउन हुआ और नाउन से पहले बोला गया ईच, यानी प्रत्येक लड़का इंटेलिजेंट है। ईच क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया। कोई दिक्कत? तो सिर्फ ये देख के, शब्द देख के एक बार नहीं कह देंगे कि नाउन है कि प्रोनाउन है ना, ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, ठीक है ना। पहले देखेंगे कि उसके आगे नाउन है तो पक्का एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन नहीं है तो पक्का प्रोनाउन होगा। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। आगे है का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन 8 नंबर पे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है ठीक उल्टा। क्या करता? ठीक उल्टा। 2 शब्द है ईच अदर और वन अनदर। भाई इन दोनों शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग है। हाँ बिल्कुल मीनिंग है। इसका मतलब होता है एक दूसरे को। क्या होता है? दोनों का सेम मतलब है एक दूसरे को, ठीक है ना। और जब ये दोनों शब्द है ना, जब सेंटेंस में आए और इसके बाद नाउन ना रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल आप देखिएगा ध्यान से। मैंने सेंटेंस लिखा दे लव ईच अदर, राइट। तो देखो ईच अदर यानी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद कोई नाउन दिख रहा है तो पक्का ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, राइट। अच्छा, ईच अदर के जगह आप चाहें तो आप ईच अदर के जगह वन अनदर भी यूज़ कर सकते। दे लव वन अनदर, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, राइट। तब भी इसके आगे नाउन नहीं है तो ये पक्का क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अगला आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेट करने का काम करे। क्या करे? रिलेट करने का काम करे। कौन सा था ये? 8 है कि 9? 9 है ना? 9 है ना। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट करने का काम करता। देखिएगा ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है आपके नोट्स में, पढ़िए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में जब आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में जब आएगा तो ये क्या करता है? इससे पहले जो नाउन होगा उस नाउन के रिपीटिशन को, यानी अपने बाद उस नाउन को आने नहीं देगा, रिपीटिशन को रोकता है। और अपना वैल्यू यानी अपना जो है, अपना रिलेशन आगे आने वाला सेंटेंस में जो वर्ड होगा या सेंटेंस होगा उसके साथ जोड़ता है। इसका मतलब है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आया तो उससे पहले कोई नाउन होता है तो उस नाउन को फिर रिपीट नहीं होने देगा और खुद को आगे आने वाले जो भी सेंटेंस या वर्ड्स होंगे उसके साथ रिलेट कर देता। कोई दिक्कत? देखिए पढ़ी लिखा है, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन एंड प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। यानी
उससे जस्ट पहले वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको बार बार आने नहीं देता है, आगे आने से रोक देता है और खुद को आगे आने वाले शब्दों के साथ जोड़ देता। कोई दिक्कत? सेंटेंस में क्या क्या नज़र आएगा, सेंटेंस में क्या क्या नज़र आएगा तो हम लोग कहेंगे कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि सेंटेंस में अगर आपको नज़र आ जाएगा हु, क्या? हु, विच, whom, है ना, what, that, whose, है ना, ये सब चीज़ नज़र अगर आ जाता है और ये कहाँ नज़र आएगा? देखिए सेंटेंस शुरू हुआ, ये सब चीज़ें इसमें से कोई भी बीच में आएगा और फिर आगे सेंटेंस होगा फुल स्टॉप, राइट। तो आप समझ जाइए कि रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है और आप समझ जाइएगा आसानी से। देखिए ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा सेंटेंस मैंने क्या लिखा। देखिए मैंने सेंटेंस में लिखा दिस इज द बुक, फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैंने लिखा द बुक, द बुक वॉज गिव के जगह आप गिवन कर दीजिए नोट्स में, है ना। द बुक वॉज गिवन टू मी। देखिएगा ध्यान से, पहले देख लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा, एक सेकंड। दो सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ है ना। दिस इज द बुक, यही वो किताब है। द बुक वॉज गिवन टू मी, किताब हमको दिया गया था। इस दोनों सेंटेंस को हम चाहते हैं कि एक कर दें। क्या कर दें? तो एक करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करता है। देखिएगा कैसे करेगा रिलेटिव प्रोनाउन काम। मैंने सेंटेंस लिखा, इसी दोनों को हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं। लिखेंगे कैसे? देखिए दिस इज द बुक, लिख दिए। अब देखिएगा, फुल स्टॉप। देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या हुआ? ये जो सेंटेंस था हमारे पास, सेंटेंस क्या था? दिस इज द बुक। क्या था? दिस इज द बुक। द बुक वॉज गिवन टू मी, राइट। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या हुआ? ये बुक जो था, ये बुक वापस से अगले सेंटेंस में शुरुआत में आ गया था, द बुक लेके, यानी बुक आ गया था, राइट। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? आरपी। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये दैट दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन क्या किया? अपने से पहले आने वाले नाउन को अपने बाद आने नहीं दिया। देखो उसके आगे कोई बुक दिख रहा है और खुद का संबंध आगे आने वाले शब्द समूहों के साथ जोड़ दिया। अब देखो सेंटेंस, दिस इज द बुक, यही वो किताब है, यही वो किताब है। दैट वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था, राइट। तो देखो बार बार बुक आया नहीं और रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आया और अपने से पहले आने वाले नाउन को आगे नहीं आने दिया और खुद को आगे के सेंटेंस के साथ जोड़ दिया या सेंटेंस के वर्ड के साथ जोड़ दिया। कोई दिक्कत? तो यही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये नहीं आया? आ गया? मेरे अंदाज से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। बार बार रिवीजन करने के लिए रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। कोई दिक्कत? रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक टर्म है, उसका नाम है एंटासीडेंट। क्या नाम है? व्हाट इज एंटासीडेंट? देखिए ध्यान से देखिए, एंटासीडेंट क्या होता है? एंटासीडेंट, देखिए एंटासीडेंट कुछ नहीं बल्कि नाउन और प्रोनाउन ही होता, नाउन होता है या प्रोनाउन होता जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन सा एंटासीडेंट हो गया? बुक। तो यहाँ पर जो बुक दिख रहा है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एंटासीडेंट होता है। क्या होता है? एंटासीडेंट। यानी एंटासीडेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले सेंटेंस में आता है। तो ये क्या हो गया? एंटासीडेंट हो गया। क्या हो गया? एंटासीडेंट हो गया। कोई दिक्कत? कोई समस्या? मैंने एक सेंटेंस लिखा। अच्छा, हम पूछेंगे ये बुक जो है किसका एंटासीडेंट है? तुम बोलोगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटासीडेंट बुक हो गया। हम पूछेंगे कि बुक जो है वो किसका एंटासीडेंट है? तुम बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटासीडेंट बुक है।
समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आप सेंटेंस देखिए। मैंने लिखा द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। देखो, तो सेंटेंस के बीच में हु आ गया। देखो, सेंटेंस के बीच में हु आ गया तो पक्का ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखो, इससे जस्ट पहले ये नाउन हो गया है ना, तो इसका रिपीटिशन को रोक दिया और तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटासीडेंट बन गया। क्या बन गया? एंटासीडेंट बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, मिटा दें। समझ में आ गया? चलिए, देखिए ध्यान से, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। हेयर इज द बुक दैट, देखो दैट बीच में आ गया और उससे पहले बुक दिख रहा है, यानी बुक का रिपीटिशन को रोक दिया तो ये दैट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। और उससे पहले जो बुक आया वो क्या है? ये क्या है? एंटासीडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, मिटा दे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रोनाउन का अंतिम पायदान पे हम लोग पहुंचते हैं। और प्रोनाउन का अंतिम चीज क्या है? प्रोनाउन का अंतिम चीज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, हम यूज ऑफ विच देखते हैं। विच का यूज कहाँ होता? ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। विच जो है, विच देखिए लिखा है, विच का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की सही संख्या के बारे में किसी से पूछने, चुनने या निर्णय लेने के लिए होता है। विच का यूज सिलेक्शन के लिए होता है। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए होता है। कोई चीज़ का सिलेक्शन करना है तो विच का, या कुछ पूछना है तो एस विच का यूज करते हैं, है ना। और डिसीजन लेना है तो विच का यूज करते हैं। अगर दो चीज़ों में सिलेक्शन करना है, कुछ पूछना है दो चीज़ों के बारे में और डिसीजन के बारे में, तो हम लोग क्या है? विच का यूज़ करते हैं। और जो इंसानों के बारे में पूछना है तो हु का यूज़ करते हैं। इंसानों के बारे में बात करना है तो इंसानों के बारे में क्या है? हु का यूज़ करते हैं। और विच जो है चीज़ों के बारे में सिलेक्शन, आस्किंग या डिसीजन लेने के लिए किया जाता। कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं लास्ट प्रोनाउन पे, और लास्ट प्रोनाउन का नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये लास्ट है 10 नंबर। कोई दिक्कत? देखिएगा आराम से, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा कौन कौन सा शब्द सर दिख जाएगा तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहेंगे। देखिएगा, मैंने कहा ऐसे डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता। कोई दिक्कत? भाई कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो आप कहिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हुई, हु, विच, हु के बाद विच, उसके बाद हुम, क्या? हुम, उसके बाद व्हाट, है ना, उसके बाद वेयर, उसके बाद वेयर, व्हेन, हाउ। ये सब शब्द WH वर्ड्स है। WH वर्ड्स क्यों है? क्योंकि WH से शुरू होता, या इस शब्द में WH रहता है। ठीक है ना, WH रहता है या WH से शुरू होता है, इनको WH वर्ड्स कहते हैं। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जब इनका इस्तेमाल सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता। जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हु आर यू। क्या मैंने लिखा? हु आर यू। ठीक है, मैंने लिखा विच इज योर्स। फिर मैंने लिखा हुज बुक इज दिस। मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। सुनिएगा ध्यान से।
अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने क्या कहा कि अगर प्रोनाउन है तो उसके आगे नाउन नहीं आएगा, उसके आगे नाउन नहीं आएगा। तो क्या ये हु जो है, हु आर यू क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, तो और इसके आगे नाउन है नहीं, तो पक्का ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, विच के बाद क्या नाउन दिख रहा है, नहीं, तो पक्का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है तो देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, राइट। लेकिन यहाँ पे बुक नाउन है और नाउन से पहले ये शब्द आया है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और वापस से व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। तो ये सारे शब्द जो दिख रहे हैं आपको, अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो ये सारे शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जितना भी लेक्चर हम बनाए हैं उस सब लेक्चर के आराम से, इत्मीनान से, पॉज करके, रुक के इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, एक एक शब्द आपके दिमाग में प्रीलोड हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये रचितानंद का जो ख्वाब है कि पूरा भारत का एक बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है, इसमें आप थोड़ा सा मदद करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, कि अगर मान लीजिए कि आप PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, वापस से आज के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आज लिंक डाल देंगे PDF का, वहाँ से डाउनलोड करके देखिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।